भारत में रोज करीब 15,000 टन प्लास्टिक कचरा रोज। सोचिए, ये जो प्लास्टिक के मग हैं, बाल्टियां, टब, ये सब हजारों साल तक हमारी मिट्टी में पड़े रहते हैं। ये सिर्फ देखने में बुरा नहीं लगता, ये बहुत बड़ा प्रदूषण है असल में। पर यहाँ एक दिलचस्प मोड़ भी है। भारत इस कचरे को बोझ नहीं बल्कि एक मौके की तरह देख रहा है, मतलब कचरे से धन बनाने का एक तरीका। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हमारे पास कुछ रिसर्च पेपर्स हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं जो बताते हैं कि कैसे नई टेक्नोलॉजी से इस प्लास्टिक कचरे को बदला जा रहा है ईंधन में और दूसरी काम की चीजों में। देखते हैं स्रोतों में क्या मिलता है। पहले ये समझते हैं कि ये समस्या कितनी बड़ी है। ये जो रोज 15,000 टन प्लास्टिक है, ये सिर्फ जमीन या पानी को गंदा नहीं कर रहा। शहरों में जैसे वाराणसी का उदाहरण है, नालियां जाम हो जाती हैं और बेचारे जानवर, खासकर गायें, सब्जियों के साथ प्लास्टिक खा लेती हैं। ये उनके लिए जानलेवा है। और एक और बात, लैंडफिल में जो दूसरा गीला कचरा होता है ना, उसके साथ मिलकर ये मीथेन गैस बनाता है। खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन इन्हीं मुश्किलों के बीच भारत में नए रास्ते निकल रहे हैं। एक खास तकनीक है पायरोलिसिस। अगर आसान भाषा में कहें तो प्लास्टिक को बिना ऑक्सीजन के बहुत तेज गर्म करते हैं, तापमान करीब 300 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस तक। इससे क्या होता है कि प्लास्टिक टूट जाता है, तरल ईंधन बनता है, गैस बनती है और एक तरह का काला पाउडर जैसा बचता है, जिसे कार्बन ब्लैक कहते हैं। बिल्कुल सही। और मजे की बात यह है कि इस पायरोलिसिस को भी लगातार बेहतर किया जा रहा है। जैसे IIT BHU को देखिए, उन्होंने नदी की मिट्टी इस्तेमाल की है। नदी की मिट्टी? उससे क्या? हाँ, उससे उन्होंने एक सस्ता, बिल्कुल नेचुरल कैटलिस्ट बनाया है। कैटलिस्ट मतलब वो चीज जो रिएक्शन को तेज कर दे, और ये काफी असरदार है। पर हाँ, एक पेंच है। कुछ प्लास्टिक होते हैं जैसे PVC, पीट, हाँ, वो वाले तो बहुत आम है। उनमें होता है क्लोरीन, और ये क्लोरीन जो है ये मशीनों को खराब कर सकता है। और जो तेल बन रहा है उसकी क्वालिटी भी गिरा देता है। अच्छा, तो इस क्लोरीन का क्या करते हैं फिर? ये तो बड़ी दिक्कत हुई। हाँ, दिक्कत तो है, पर यहीं पर AP केमी जैसी कंपनियों की टेक्निक काम आती है। प्योरेमैक्स कहते हैं उसे। ये पायरोलिसिस से पहले ही प्लास्टिक में से करीब करीब 99.7% क्लोरीन और दूसरी गंदगी निकाल देती है। ओ, मतलब पहले सफाई फिर पायरोलिसिस। बिल्कुल। और इससे जो तेल बनता है, वो उसे प्योर ऑयल कहते हैं, वो इतना साफ होता है कि शेल और यूनिलीवर जैसी कंपनियां हैं ना, वो उसे नया प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल कर रही हैं। हाँ? और वो भी फूड ग्रेड प्लास्टिक, मतलब जिसमें खाने पीने की चीजें पैक होती हैं। सोचिए, कमाल है, कचरे से फूड ग्रेड प्लास्टिक। और कहानी यही खत्म नहीं होती। ये सिर्फ तेल बनाने तक नहीं है। अब जो नई तकनीक आ रही है, वो प्लास्टिक को उसके बिल्कुल बेसिक केमिकल हिस्सों में तोड़ रही है। मतलब मॉलिक्यूल्स में। इसे डीपॉलीमराइजेशन कहते हैं। डीपॉलीमराइजेशन? हाँ, हाँ। ये एक तरह से प्लास्टिक को वापस कच्चा माल बनाने जैसा है, ताकि उसे बार बार इस्तेमाल किया जा सके। एक असली सर्कुलर इकोनॉमी। रुद्रा एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस जैसी कंपनियां हैं, वो इसी पर काम कर रही हैं और माना जा रहा है कि ये तरीका सबसे तेजी से आगे बढ़ेगा। ये तो सच में सर्कुलर हुआ। हाँ। मतलब प्लास्टिक को वापस उसकी शुरुआत में ले जाना। हाँ। अच्छा, और कोई उदाहरण है? हाँ, मैनेट भोपाल ने भी कुछ किया है ना, पुरानी बाल्टियों, टबों से। हाँ, मनित भोपाल ने भी एक तकनीक पैटर्न कराई है। वो पुरानी बाल्टी, टब जैसे प्लास्टिक से डीजल या पेट्रोल जैसा ईंधन बना रहे हैं। और उसमें कुछ खास बात भी थी शायद, उत्सर्जन कम होता है। बिल्कुल, खास बात यह है कि इस ईंधन को जलाने पर नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NOx गैसें 20% कम निकलती हैं। तो एक तरह से एक क्लीनर फूल हुआ। वाह, मतलब कचरे से बना ईंधन और साफ भी। हाँ, और रुद्रा एनवायरमेंटल की बात करें तो वो अब तक करीब 25 लाख टन प्लास्टिक को ईंधन में बदल चुके हैं। 25 लाख टन, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। तो देखिए, इन तकनीकों के फायदे कई हैं। पहला तो सीधा सीधा पर्यावरण का फायदा है। लैंडफिल कम भरेंगे, प्रदूषण घटेगा, शहर साफ रहेंगे, जानवर बचेंगे। दूसरा है आर्थिक फायदा। हमें बाहर से जो महंगा तेल मंगाना पड़ता है, उस पर निर्भरता कम होगी, नौकरियां पैदा होंगी। जैसे AP केमी का ही प्रोजेक्ट करीब 100 लोगों को काम देगा, और हो सकता है कि ईंधन भी कुछ सस्ता मिले। और आपने वो कार्बन ब्लैक का जिक्र किया था, उसके अलावा भी कुछ बनता है? हाँ, वो जो पायरोलिसिस के बाद ठोस बचता है, उससे मोमबत्ती, शू पॉलिश,
मिनट भोपाल वाले तो उससे जैविक खाद जैसी चीजें भी बना रहे हैं। अच्छा। हाँ, पर देखिए सब कुछ आसान नहीं है, चुनौतियां भी हैं। एक बड़ी मुश्किल है कि जो प्लास्टिक कचरा आता है ना, वो हर बार एक जैसा नहीं होता। कभी किसी टाइप का प्लास्टिक ज्यादा, कभी कोई और। इसे कहते हैं फीडस्टॉक वेरिएबिलिटी। हाँ, ये तो होगा ही। घरों से तो सब मिक्स ही आता है ज्यादातर। बिल्कुल। और यही दूसरी बड़ी चुनौती आती है सोर्स सेग्रीगेशन, मतलब कचरे को शुरुआत में ही अलग अलग करना। गीला अलग, सूखा अलग, प्लास्टिक अलग। भारत में ये अभी भी बहुत मुश्किल काम है। रुद्रा एनवायरमेंटल ने भी ये माना है। ये तो है। फिर जो तकनीक लैब में चल जाती है उसे बड़े फैक्ट्री स्केल पर ले जाना, वो एक अलग चुनौती है। और सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे इस प्लास्टिक वाले ईंधन का फ्लैश पॉइंट कम होता है। फ्लैश पॉइंट मतलब वो तापमान जिस पर ये हवा में आग पकड़ सकता है, ये पारंपरिक डीजल से कम होता है। तो इसे रखने में, इस्तेमाल करने में ज्यादा सावधानी चाहिए। ये दिक्कतें तो हैं, पर फिर भी मार्केट को लेकर अनुमान तो अच्छे लग रहे थे। हाँ, अनुमान तो बहुत पॉजिटिव हैं। इन चुनौतियों के बाद भी ये माना जा रहा है कि भारत में प्लास्टिक से ईंधन का जो बाजार है, वो 2030 तक करीब 551 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हो जाएगा। 551 मिलियन डॉलर? हाँ, और ये हर साल 30% से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ रहा है। CAGR 30.3% है। तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि इसमें कितनी गुंजाइश है, कितना पोटेंशियल है ना। ये तो जबरदस्त ग्रोथ है। तो आज हमने देखा कि भारत कैसे इस बड़ी चुनौती, प्लास्टिक कचरे की चुनौती से निपट रहा है। नई नई तकनीकों से कचरे को ईंधन और केमिकल्स में बदल रहा है। ये वाकई कचरे से धन बनाने का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल। और ये जानना हम सबके लिए जरूरी है, क्योंकि इसका असर सिर्फ हमारे पर्यावरण पे नहीं है या अर्थव्यवस्था पे नहीं है। इसका असर हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पर भी है, और हम एक सस्टेनेबल भविष्य कैसे बनाते हैं उस पर भी है। लेकिन यहाँ एक सवाल सोचने वाला है। ये टेक्नोलॉजी प्लास्टिक को रिसाइकिल करने, दोबारा इस्तेमाल करने में मदद तो कर रही है, ये ठीक है। पर क्या ये प्लास्टिक की जो पूरी समस्या है उसका फाइनल हल है, या फिर हमें अपनी आदतें भी बदलनी होंगी? मतलब प्लास्टिक का इस्तेमाल ही कम करना, क्या उस पर भी हमें उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए? इस पर सोचना जरूरी है।